तरह आज एक खास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और आज इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी विष्णु शर्मा जी मौजूद हैं और दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री दिव्य दर्शन शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी। इसलिए आया हूँ, आज मैंने भूमिका इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुद्दा बहुत ही गंभीर है। तो सबसे पहले मैं सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास जाना चाहूंगा। सर, मुझे ये पूछना है कि जब हमारे अधिवक्ता भाई कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो उनको एडमिशन मिलने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि अभी एक सामने ही हमारे एग्जाम्पल आया था राहुल शर्मा अधिवक्ता का करकरडुमा, तो उसने बताया कि 48 घंटे का समय उनको लगा एडमिशन मिलने में। 24 घंटे तो उनको एम्बुलेंस में ही बिता दिया गया, 24 घंटे इंतजार में कि एम्बुलेंस अब आएगी और 4-5 घंटे उनको एम्बुलेंस में बैठाए रखा, वहां पर कागजों की खाना पूर्ति कराई गई। तो क्या यदि कोई अधिवक्ता बीमार हो जाता है तो हमारी संस्थाएं इस बात का जिम्मा लेंगी कि तुरंत कहीं ना कहीं कोई हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराया जाए कि तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पे वो सूचना दें और तुरंत उनको लाभ मिल सके वहां से? परीक्षित जी, सबसे पहले तो मैं एनवाई न्यूज आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका जो सवाल है वो बहुत ही उचित सवाल है और हम लोग 22 मार्च से लॉकडाउन के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा अब हम लोग जो झेल रहे हैं वो अधिवक्ता समाज है हमारा। बाकी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर सभी तरीके की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खोल दी गई हैं, लेकिन कोर्ट्स अभी प्रॉपरली पूरी तरीके से नहीं खोले गए हैं, सिवाय अर्जेंट मैटर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चल रहा है। उसके अलावा बाकी फिजिकल वगैरह नहीं खोले गए। देखिए, सारा देश और सारा वर्ल्ड आप देखें आज कोविड-19 से पीड़ित है और दिल्ली में इस समय जो डेली आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और बहुत डराने वाले हैं कि हर दिन 1000 के ऊपर या 980, 970 इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं और आज हम 3 जून को जब बात कर रहे हैं तो हमारे 20,000 प्लस पे हम दिल्ली में बैठे हैं। और हाई कोर्ट ने भी इस पे अपनी चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से डेड बॉडीज रखने के हॉस्पिटल्स में प्रॉपरली प्रबंध नहीं है और एक न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ को लेके और सुओ मोटो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिया और दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब मांगे। कोविड का ये जो समय है वो बहुत भयावह है और हमें अपने अधिवक्ता समाज, अपने समाज में, अपने परिवार में जितने भी सभी लोग हैं उनको बचाए रखना है। हमें बाकी सारी क्षति हो जाए लेकिन जन क्षति नहीं, अपने परिवार में किसी भी तरीके की हानि से हमें बचना है। इसके लिए सरकार जो आपको निरंतर बता रही है कि आपको इस तरीके का काम करना है, आपको बार बार हाथ धोने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग ये बिल्कुल आप ठीक बात बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रश्न था मैं उस प्रश्न पे आना चाहूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि इन कामों को करने के बाद भी, इन उपायों को सुझाने के बाद भी कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है कोई भी व्यक्ति, हमारा वकील समाज को कोई भी व्यक्ति, तो उसको एकदम से जो हेल्प मिलनी चाहिए वो हेल्प मुहैया नहीं कराई जा रही है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो हमारी संस्थाओं के द्वारा हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या एक ऐसी नई पहल करें कि यदि कोई हमारा अधिवक्ता समाज की कोर्ट खुलेंगे, अधिवक्ता कोर्ट में आएंगे, मामले बढ़ेंगे, मामले इतने भी बढ़ेंगे कि बहुत स्थिति भयावह भी हो सकती है, लेकिन आज तो मामले इतने भी नहीं है, तो उनको इतनी सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही है कि वो किसी एक संस्था को फोन करें और वहां से उनके पास एम्बुलेंस आ जाए, उनका एडमिशन हो जाए? जी देखिए परीक्षित जी, हम अधिवक्ता समाज दिल्ली के जो 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है उससे अलग नहीं है। हम उनका एक पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जो दिल्ली के हर व्यक्ति के साथ आज परेशानियां जुड़ी हुई हैं वो हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। अब बार काउंसिल और बार एसोसिएशन जो एक उनकी बार काउंसिल उनकी पेरेंटल बॉडी है वो क्या क्या कर सकती है, तो उसके संदर्भ में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी है हमारे पास,
और जिसके चेयरमैन श्री संजय जैन हैं, और बाकी मेंबर्स हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, और बीइंग ए सेक्रेटरी मैं उसमें पार्ट एंड पार्सल हूं। तो उसके अंदर दिल्ली के सभी अधिवक्ताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको उसका मेंबर बनना है। 2007-8 में जो एडवोकेट बने हैं उनको 10 साल तक के लिए ऑलरेडी ये है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 साल के बाद में उनको रिन्यूअल कराना जरूरी है। रिन्यूअल का जो बार काउंसिल का जो एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी है, उसका चार्जेस आप देखेंगे, जो उसकी फीस है वो बहुत मिनिमल है, 50 रुपीज एनुअल है, और उसमें आपको 10 लाख तक के बेनिफिट मिलते हैं। कोई भी सर्जरी के टाइम की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी एडवोकेट को होती है। मैं बार बार कहूंगा, एडवोकेट के लिए, एडवोकेट के परिवार के लिए नहीं है ये। 10 लाख तक का कैसा बेनिफिट मिलेगा यदि वो अस्पताल में एडमिट होते हैं तो उसको? जी, अगर वो कोई हॉस्पिटलाइज होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी भी तरीके का, यदि उसको 10 लाख रुपए तक का अगर हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तो वो कमेटी उसको 10 लाख रुपए तक का रिएम्बर्स करती है। मतलब उसको पहले वहाँ पे जमा कराने होंगे, उसके बाद कुछ फॉर्म वहाँ पर भरना होगा बार काउंसिल में, तब उसको वो वापस मिलेगा। जी, अभी बार काउंसिल की एक्चुअली कोविड-19 की वजह से प्रॉपरली मीटिंग्स नहीं हुई हैं। अभी इंटरनल इस तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं कि क्या हम लोग जो रिएम्बर्स वाला है उस शेड्यूल को क्या हम पहले कर सकते हैं, इट्स लाइक ए कैशलेस, उस पर भी बात चल रही है बार काउंसिल के सब। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में जब कमाई ही नहीं हो रही है तो रिएम्बर्स करने की कहां से वो स्थिति होगी कि पहले बात चल रही है। जो चेयर करना होगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अभी डीडी शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन। सर, कोर्ट खुलने वाली है, अभी नहीं तो 10 दिन 15 दिन कभी ना कभी तो खुलेगी। क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा दुरुस्त की गई हैं? कहाँ कमी है? चैम्बर, वाटर टैंक इस तरीके से दूषित अवस्था में होंगे, आपके आरओ जो हैं वो कहीं ना कहीं दूषित अवस्था में होंगे, वो क्लीनिंग चाहिए उनको। आपके चैम्बर्स ब्लॉक हैं जो सैनिटाइज होने हैं, प्लस आपके जो एंट्री गेट्स हैं उन एंट्री गेट्स पे कहीं ना कहीं सैनिटाइज की करने की एक मशीन या टनल कोई भी वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए। कोई टेम्परेचर नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिससे क्लाइंट या अन्य किसी व्यक्ति को आने से पहले वहाँ पर टेम्परेचर नाप दिया जाए कि उसको वहाँ पर कोई बुखार या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, टेम्परेचर हाई तो नहीं है, उससे पता चल जाएगा। तो आपके द्वारा इस संबंध में हायर अथॉरिटी से बातें कुछ हुई हैं? नहीं हुई हैं तो कब होंगी? धरातल पर कब कैसे काम आएगा? परिचित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे सेक्रेटरी बीसीडी मेरे छोटे भाई विष्णु जी को नमस्कार करना चाहूँगा। साथ में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और एक बहुत सराहनीय कदम है आपका कि आप हमारे भाइयों की समस्याओं को हम तक आगे अथॉरिटीज तक लेकर जाते हैं, और इस माध्यम से ही आप लेकर जा रहे हैं, उसका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने अभी मेरे से ये पूछा कि हमारी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जो फर्दर अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जो कोर्ट की रनिंग है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट जो हमारे एविडेंसिव केसेस हैं उनके अलावा। तो इन बिटवीन हमारे डीजे हेडक्वार्टर हैं श्री कटारिया जी और श्री धर्मेश जी जो डीजे वेस्ट हैं, और साथ में और हमारे जो जजेस हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी और प्रधान जी साहब की बात होती रहती है। और हमेशा हमको इस चीज़ का कंसर्न रहा है, मैं कहूँगा कि प्राइम कंसर्न रहा है कि जब कोर्ट खुलेंगी उस स्थिति में हम किस तरह से चीज़ों को आगे ना बढ़े, ये कंट्रोल में रहें हमारे, और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हों, उन सेफ्टी मेजर्स को हम यूज़ करें, जिससे कि हमारे भाइयों में एक बिना किसी डर के ये जो पेंडेमिक है इसका ये डर ना रहे कि भाई हमें हो जाएगा, और हम सिर्फ उनको समझाएं, उनको अवेयर करें, और वो सेफ्टी मेजर्स को वो फॉलो करते हुए अपना काम को सुचारू रूप से करें। उसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। मीनवाइल बीच में कभी ये हुआ कि कोर्ट 17 को खुलनी है या 4 तारीख को खुलनी है या 1 जून से खुलनी है, जितनी बार भी ये नोटिफिकेशन हमारे पास आए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई,
उतनी ही बार हमने TCRE, जो कि आप जानते हैं बहुत बड़ा कंपाउंड है, लगभग 20-22 एकड़ के कंपाउंड को एसोसिएशन अपने हिसाब से उसको मेंटेन करती है। हमारा जो बार का स्टाफ है वो उसको मेंटेन करता है, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो स्वीपर स्टाफ हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी हो। तो सबसे बड़ी समस्या, जब मैं पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन में TCRE कंपाउंड विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत बुरी हालात थे। चारों तरफ एकदम आंधी तूफान से गंदा हुआ पड़ा था, बहुत ज़्यादा एक माहौल ऐसा था कि बहुत दुख भी हुआ। जिस TCRE को हम सब लोग इतना प्यार करते हैं, उसकी ऐसी दशा मैंने खुद अपने 25 सालों के करियर में पहली बार देखी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम फीमेल स्टाफ से उस सबको पहले साफ करवाएं, उसको सैनिटाइज कराएं। तो हमने उसको साफ करवाया, सैनिटाइज करवाया, और जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं सारे ब्लॉकों को मैंने पर्सनली खुद खड़े होकर के, मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने खुद खड़े होकर, प्रधानी ने खुद अपनी देखरेख में सब लोगों ने उनको प्रॉपर साफ कराया है, सैनिटाइज कराया है। जितने हमारे ACs वगैरह हैं उनको प्रॉपर हमने इस तरह से लेकर के आए हैं कि जैसे एक नॉर्मल फंक्शनिंग में लॉकडाउन से पहले की TCRE थी, उस तरह से हमने उसकी व्यवस्था कराई है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लिए जब कोर्ट खुलेंगे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम अपने मेंबर्स को ये विश्वास दिला सकें कि भाई TCRE की जो कमेटी है वो आपके साथ खड़ी है। उसके लिए हमने व्यवस्था अपने लेवल पर, अपने कमेटी के लेवल पर सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजर्स की, ग्लव्स की, मास्क की, ये की, और हमने ही लोकल MLA से मिलकर के वहाँ प्रॉपर उसको हमने आउटर एरिया पूरा उसको सैनिटाइज कराया। और सीट टू सीट और चैम्बर टू चैम्बर भी हमने छोटी मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें बनाकर रखी हुई है। जैसे ही कोर्ट में फंक्शन शुरू होगा और चैम्बर खुलेंगे तो हम हर सीट और हर चैम्बर में जाकर के हमारा बार का स्टाफ उसको सैनिटाइज करेगा। और हमने इस चीज़ की रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की DA साहब को, तो काफ़ी अच्छा एक बड़ा कंसर्न दिखाया DJ हेडक्वार्टर और श्री धर्मेश जी DJ वेस्ट साहब ने। उन्होंने ये कहा कि भाई हम भी कुछ सैनिटाइजर्स जो ऑटोमेटिक हैं उनको, जो आपकी क्राउडी स्पेस है, प्लेस है, वहाँ पर इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो मैंने 16 जगह उसमें लिख करके दी कि हमारे जो बाथरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, या हमारा जितने भी ब्लॉक हैं, जो हमारा बार का ऑफिस है, ऐसी जगह जहाँ हमारा फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पर उनको लगाया जाए। तो अभी मुझे धर्मेश साहब का फोन आया, उसमें उन्होंने बोला कि हमने अभी एक नया डेमो लिया है जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो बॉडी टेम्परेचर को भी नापेगा, और UV से हमारे हाथों का सैनिटाइजेशन होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह जैसे लाइब्रेरी है, ये या कहाँ एस्टेब्लिश होंगे? ये जो बताया आपने, जो आपने बताया थर्मामीटर होगा, वो कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होगा? उसका गेट होगा कहाँ पर? एक तो जो भी आपके कोर्ट का जो कंपाउंड है, जहाँ पर आप देखते हैं जो कोर्ट्स हमारे स्टार्ट होती हैं, तो उनके मेन गेट्स पर लगे हुए हैं। ये खुद मैंने और मेरी कमेटी ने विजिट किया, ये साथ में, धर्मेश जी साथ में, और जो ASJ मैडम पिंकी जी हैं उनके साथ में विजिट किया। तो वो चाहूंगा, जैसे कि हाँ, मैं पूछना चाहूंगा कि मेन गेट 30,000 कंपाउंड की यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे मेन गेट हैं जी, तो कैसे संभव हो पाएगा कि हर मेन गेट? मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं उसको स्टार्टिंग से लेता हूँ कि जो गेट है, हमारे गेट बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इन बिटवीन ये डिसीजन लिया है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और कुछ समय के लिए गेट नंबर 1A जो सेंट्रल हॉल के सामने गेट है वो, और एक बार ऑफिस पास नंबर जो हमारा गेट नंबर 6, ये गेट खुले रहेंगे, बाकी सारे गेट बंद रहेंगे। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी गेट्स हैं तो उसमें जैसे ही हमारे कोर्ट खुलेंगे, हमारे वकील भाई आएंगे, तो वहाँ पर उनको हम लोग फेस मास्क दें। उनको हम, अगर वो नहीं लेकर आए, उनसे रिक्वेस्ट करें और वो बाहर की तरफ से फेस मास्क दी जाए, सैनिटाइजर दिया जाए। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जी, मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने बताया थर्मामीटर या टेम्परेचर को मेजर करने वाली जो भी मशीन होगी, उसमें से आदमी निकलेगा या उसके फोरहेड पे उसको लगा के नापा जाएगा, किस तरीके से? एक्चुअली क्या था, पहले ये था कि मैनुअली फोरहेड पे लगा करके हम लोग एक जो टेम्परेचर लेने की एक सिस्टम था। लेकिन अभी जो एक नया जो मेरे बात हुई है धर्मेश सर की, तो उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने जो सैनिटाइजर की जो मशीन है जो ऑटोमेटिक है, उसमें ही वो जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर भी लेगा। और गाड़ी में लोग आएंगे, एंटर करेंगे गेटों से, जो लोग एंटर करेंगे उनके लिए हैंडी है, जो लोग एंटर करेंगे उनके लिए हैंडी है। उसमें जैसे ही वो गाड़ी एंटर होगी तो वो बाहर जब रोड से आप अंदर कंपाउंड में आएंगे तो वो हैंडी मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल आपने ठीक है, अच्छी जानकारी दी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें कि मैं आऊंगा सर, प्लीज मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा जी। विष्णु शर्मा जी, NCR के वकीलों के साथ दोहरा व्यवहार अपनाया जाता है,
हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि जो एनसीआर के वकील हैं, चाहे वो दिल्ली में भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड क्यों ना हो, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं देंगे जो जिन सुविधाओं के वो हकदार हैं। तो ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों अपनाया जाता है? और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली उसके विषय में क्या कदम उठा रही है कि उनको जल्द से जल्द उस चीज का लाभ मिले जिस चीज के वो हकदार हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से क्लियर कर दूं कि जो एडवोकेट दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है उसके साथ किसी भी तरीके का बुरा व्यवहार या सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता, ना किया जा सकता है। क्योंकि एडवोकेट यदि अगर रजिस्टर्ड हो गया, वो हमारा बहन, हमारा भाई है। वो दिल्ली से है, सोनीपत से है, गाजियाबाद से है, नोएडा से है, या महाराष्ट्र के किसी भी जगह से है, देश के किसी भी जगह प्रांत से है, जिले से है। अगर दिल्ली बार काउंसिल में वो रजिस्टर हुआ है तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ के हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया है। तो हमें उसकी उस तरीके से देखभाल करनी है जैसे एक परिवार के हिस्से को और परिवार के व्यक्ति की देखभाल करते हैं। रही बात दिल्ली सरकार की कि दिल्ली सरकार ने, हाँ, इस बात को दिल्ली बार काउंसिल ने अपने एंड पे, जिस समय ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 17 तारीख को भी लेटर लिखा था, उसके बाद कई लेटर लिखे, और उस लेटर के बाद ये भी कहा था कि यदि अगर दिल्ली एनसीआर के वकीलों को इस मेडिकल स्कीम में नहीं लिया गया तो हम सीएम आवास का 20 मार्च को घेराव करेंगे। लेकिन समहाउ ये सिचुएशन ऐसी रही लॉकडाउन की वजह से और वायरस की वजह से कि हम लोगों को वो, क्योंकि दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस थी कि 20 आदमी से ज्यादा ऊपर इकट्ठा नहीं हो सकते, और हमारा जो दिल्ली बार काउंसिल की यदि अगर कॉल होती तो उसमें 10-15 हजार एडवोकेट एक साथ होते, तो उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। और दिल्ली सरकार से निरंतर इस बारे में बात करते रहे, लेटर लिखते रहे कि देखिए, 2 इशू थे इसमें परीक्षित जी। एक इशू तो था जिन लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपने अप्रैल के महीने में लास्ट कर दिया 19 तारीख को कि ठीक है हम आगे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, और जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, वो लोग नहीं कर पाए, तो लॉकडाउन खत्म होने का और उसके बाद 15 दिन देने का दिल्ली सरकार को इंतजार करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं कि दिल्ली सरकार का ये जो रवैया रहा, ये बहुत ही गंदा रहा। दूसरा, एनसीआर के एडवोकेट को इन्होंने एक्सक्लूड किया। अगर दिल्ली बार काउंसिल में कोई रजिस्टर्ड है और सारी फॉर्मेलिटीज के बाद एआईबी का पासिंग का क्राइटेरिया है, बाकी क्राइटेरिया है, वेरिफिकेशन का है, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। दिल्ली के एडवोकेट की जो हमने लिस्ट दी और बाकी एडवोकेट्स को जो उन्होंने वोटर आई कार्ड के साथ हमसे लिया, उसमें मेरे ख्याल से 10, 12, 15 हजार से ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा टोटल एडवोकेट, अगर हम एनसीआर के एडवोकेट्स को इंक्लूड कर दें। लेकिन इन्होंने हमारे कई लेटर्स के बाद भी, कई रिक्वेस्ट के बाद भी इन्होंने उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया। अभी परसों दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई और उस रिट पिटीशन पे भी जज साहब ने कॉग्निजेंस लेके इनसे जवाब लिया है और उसकी नेक्स्ट डेट जून के महीने में ही है। और लेकिन सर बार काउंसिल ये ठीक है, आपने बताया, दिल्ली बार काउंसिल परीक्षित जी मैं बता दूं, दिल्ली बार काउंसिल भी दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच कर रही है रिट पिटीशन के माध्यम से कि एनसीआर के एडवोकेट्स को इस मेडिकल वेलफेयर की स्कीम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर, अप्रैल के लास्ट में फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट थी, आपने भी बताया, मई चला गया, जून आ गया है, अप्रैल, मई, जून। मैं कहता हूं, और इस समय उस पॉलिसी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वो पॉलिसी धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? 1 महीना से भी ज्यादा बीत गया है, उसके कार्ड बनकर, चाहे वर्चुअल कार्ड बन के मोबाइल पे आ जाते। यदि परीक्षित जी मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बता दूं कि अभी मेडिकल स्कीम की रूपरेखा दिल्ली सरकार ने तय नहीं की है। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 दिन में आ जाएगी, अप्रैल 2019 पे 30 हजारी कोर्ट के प्रांगण से अपने हमारे सीएम साहब ने कहा था कि बहुत जल्दी मेडिकल स्कीम आ जाएगी। उस अप्रैल 2019 से 2020 आ गया।
अभी तक स्कीम नहीं आई है और ना इस तरीके के टेंडर इनवाइट किए गए और बाकी जो इनके प्रावधान है करने के वो किए गए हैं। अभी सिर्फ दिल्ली के एडवोकेट्स का डेटा कलेक्ट किया गया है। अभी वो डेटा वेरीफाई कर रही है दिल्ली सरकार कि कितना डेटा हमारे पास आया है, कितने वोटर आई कार्ड के साथ मैच कर रहा है, फिर उसके बाद टेंडर इनवाइट करेंगे। उसके बाद ये तो दुर्भाग्य है सर, दिल्ली के वकीलों का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं का हम बुलाकर स्वागत करते हैं, उनके स्वागत में हर्जा खर्चा करते हैं और दुनिया भर के पैसों को जो वकीलों के फंड का पैसा है उनके ऊपर लुटा देते हैं। मैं शर्मा जी, मैं जरूर इसमें अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं डीडी भाई मैं एक बार बता दूं, देखिए इस बारे में दिल्ली सरकार काम कर रही है और हमें आज भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा और 2-3 महीने में भी अगर हो जाता है ये काम पूरा कंप्लीट तो हमारे दिल्ली के एडवोकेट्स इसके लिए तहे दिल से दिल्ली सरकार के शुक्रगुजार रहेंगे। और यदि अगर ये नहीं होता है तो भी दिल्ली के एडवोकेट अपनी मांगों को मंगवाना जानते हैं। अगर दिल्ली की सरकार बनाने में एडवोकेटों ने प्रॉपर, उनके फैमिली ने योगदान दिया है और अगर इस 50 करोड़ के लिए, देखिए पुराना जो 50 करोड़ था वो तो इन्होंने लैप्स करा दिया। अब बात करते हैं 2020-2021 के बजट का। अगर वो नहीं हुआ तो दिल्ली के एडवोकेट इतने अपने आप में सक्षम है कि उनको पता है कि किस तरीके से किसके साथ क्या डील करना है। सर ये नाटक क्यों करती है फिर दिल्ली सरकार की? फॉर्म सबमिशन का नाटक है या अन्य कोई नाटक है? तो जब उन्होंने इस चीज का फंड ही एलोकेट नहीं किया है तो फिर ये नाटक किस लिए? देखिए फंड बजटरी एलोकेशन किया, लेकिन बजटरी एलोकेशन के बाद दिल्ली बार काउंसिल ने कहा कि आप हमसे डेटा ले लीजिए, हमारे पास डेटा प्रिपेयर है, एज वाइज डेटा है, वेरिफिकेशन के तरीके से डेटा है, AIB पास का डेटा है। जो डेटा आपको चाहिए, बार काउंसिल इज द ओनली बॉडी जिसके पास दिल्ली के सारे एडवोकेट्स का डेटा है। लेकिन उसके बाद जब हमने 3 दिन का डीडी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ परीक्षित जी, मैं इसमें बहुत ही विनम्रता से अपने शेख साहब से और इस चैनल के माध्यम से हमारे माननीय सीएम साहब के लिए एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। जिस तरह से जब ये घोषणा हुई कि 50 करोड़ रुपए का एक प्रावधान बजट में हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए होगा, तो दिल से बहुत अच्छा लगा था कि चलिए पहली बार किसी गवर्नमेंट ने हमको सुना। मैं किसी पार्टी विशेष का ना तो विरोधी हूँ ना ही समर्थक हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर हम बार में हैं तो हम बार के लिए डेडिकेटेड डिवोटी हैं, बार में कोई पार्टी या कोई जाति या कोई धर्म है। मैंने बड़े खुले मन से कहा कि मोदी फॉर लॉयर, लॉयर फॉर मोदी तो कहा गया, लेकिन और हम लोग सब जुड़े, लेकिन कभी मोदी फॉर लॉयर नहीं हुआ, लॉयर फॉर मोदी तो हो गया। मैंने इसकी आलोचना तो की और आज मैं इस बात से एक यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को खूब घुमाया इलेक्शन से पहले। आप ये बताइए, हमारी ऑटोनोमस बॉडी बार काउंसिल है, एक मेंबर बार काउंसिल में अगर वहां एनरोल्ड है और उसके पास जगह नहीं है या साधन नहीं है इतना कि पर्याप्त रूप से कि वो दिल्ली में आकर के बस सके, तो नियर बाई अगर वो एनसीआर में बसा हुआ है तो उसका कोई गुनाह नहीं है। और उसको इसी बात पर से डिप्राइव कर देना कि वो एनसीआर का बंदा और हम एनसीआर को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि आप सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे थे। आपने पैसे का प्रावधान कर दिया, बीसीपी को आपने दे दिया, एक अच्छे काउंसिल दे दिया, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और सभी बारों ने इस बात के लिए उनका स्वागत भी किया। और जब वो पीसीआरई में आए तो मैंने और प्रधान जी ने बैठ करके अपनी कमेटी के साथ मीटिंग की और हमने कहा कि ये हम अपने फंड से इनको वेलकम करेंगे, क्योंकि हमें इसी ये डिमांड करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये आप सभी एडवोकेट से रखिए, आप एडवोकेट में एप्लीकेशन ना करिए। क्योंकि आज देखिए, मैं 1 मिनट लूंगा ये, क्योंकि मेरे को बहुत इससे कष्ट है कि मेरे भाइयों को, जो मैं मानता हूँ कि आज की डेट में डेट लगभग 1 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन बातों तो दिल्ली से है, तो मैं मानता हूँ कि मेरा परिवार बड़ा है और मेरे परिवार में 1 लाख मेरे भाई बहन है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। तो इस तरह से कोई पॉलिटिकली हम लोग को डिवाइड ना करे। मैंने इस बात को चेयरमैन साहब से भी कहा एक मीटिंग में, चेयरमैन साहब ने कहा आप हमारे सेंटिमेंट्स को आगे पहुंचाइए, तो उन्होंने कहा कि भाई डीडी इनको पहले मिलने दो, ये पैसा ही आने दो, बाद में इसको आगे देखते हैं। मैं आज भी बड़े करबद्ध प्रार्थना अपने माननीय चेयरमैन बीसीडी से और अपने आदरणीय चेयरमैन साहब के अलावा मैं अपने भाई जो हैं विष्णु जी, जो हमारे ही बीच के हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस चीज को बिल्कुल मजबूती साथ उठाएं और बिल्कुल लॉकडाउन
उसके बाद जो भी हमारा रूटीन वर्क शुरू जब हो जाएगा तो इसको हम बहुत तेजी से इसको एजुकेट करने वाले हैं। लेकिन डीडी शर्मा जी, शादरा बार एसोसिएशन ने एक राशन की व्यवस्था कराई, एक राशन का पैकेज बनवाया जी। साकेत बार एसोसिएशन ने भी राशन की व्यवस्था कराई जी। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी 5,000 रुपए की व्यवस्था कराई। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन, बहुत सारे अधिवक्ता कल जैसे डिबेट चल रही थी, तो हमारी बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी व्यवस्था कराई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई, सैनिटाइजर भी, मास्क भी उपलब्ध कराए। लेकिन जो हमारे बहुत, जिनकी स्थिति बहुत डाउन है इकोनॉमी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी राशन की, या कोई एक छोटे से फंड की, चाहे उसके लिए एक कल एक सुझाव भी आया था कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से बार एसोसिएशन अपना अकाउंट नंबर डाले, उसमें जितने भी अधिवक्ता हैं जो भी अपने आप देना चाहें पैसा वो दे, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, और उसी एलोकेशन से, उसी फंड से हम उन अधिवक्ताओं की हेल्प करें जो नीडी है। प्रेषित जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बता दूं कि जब पहले इस पे प्रोसेस पे एक बार हमारी बात हुई तो मुझे पता लगा कि जो कमेटी है उसमें हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर नसिया साहब, वो भी उसका हिस्सा है। तो ऑलरेडी वैसे उस पर ये लोग सब काम कर रहे थे, हमारे सक्सा भी, मतलब विष्णु भाई जी उस पर काम कर रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब भी काम कर रहे थे। लेकिन मैंने भी रिक्वेस्ट लेटर फॉरवर्ड किया और कहा सर ये जो 5,000 वाला है इसमें फॉर्मेलिटीज ना होकर के इसको जल्दी से जल्दी आप इसको आगे करिएगा, जिससे कि हमारे जो भी नीडी भाई है वो वहाँ से इसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि ये बात आप मानिए कि जो भी एसोसिएशन है वो अपने पास में, उनके पास में फंड इतना नहीं होता पर्याप्त मात्रा में कि वो इस तरह से हम इतने बड़े अपने परिवार को ऐसी कोई घोषणा हम कर सके। क्योंकि फंड की स्थिति है, सार्वजनिक रूप से मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि क्या फंड की स्थिति है, लेकिन तो इसीलिए मैंने कहा कि सार्वजनिक रूप से एक अकाउंट नंबर हम डालें। तो मैं अभी आपकी बात पर आता हूँ भाई, और बिल्कुल आपने ये, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स बोलूंगा अपने बीसीडी के हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब को और नसिया साहब को, और जो उस कमेटी मेंबर थे कि उन्होंने एक व्यवस्था करी। और पहले ही राउंड में लगभग मैं अगर सही हूँ तो 2 करोड़ 60 लाख के आसपास पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और फिर दोबारा भी हमने एक लेटर लिखा कि जो लोग रह गए हैं आप प्लीज दोबारा इसको रिन्यू करिए, और उसके बाद भी ये इन्होंने व्यवस्था करी। मैं थोड़ा सा एक समय लूंगा आपका, 1 या 2 मिनट का, मैं इसे प्लीज एक्सप्लेन कर दूं पूरा। तो ये चीजें दोबारा भी बीसीडी ने की, मैं उसके लिए बहुत आभारी भी हूँ, और कि उन्होंने हमारे भाइयों को की कॉल को कंसिडर किया। जहां तक राशन की बात है, जो पैकेट लगभग एक 22 से 25 केजी का एक बैग बन रहा था, जो कॉस्ट लगभग 1400 से 1500 रुपए हो रही थी, ये चीज हम भी शुरू कर सकते थे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता किसी बार ने किया अच्छा गलत किया, उस बात पर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा उस समय जब ये चीज शुरू करी गई, सबसे बड़ी मेरी साथ में एक धर्म संकट ये था कि लॉकडाउन पीरियड है, कोई वकील भाई कैसे आएगा उस 1500 रुपए के पैकेट को लेने के लिए 30,000, और कैसे उसको लेकर के जाएगा। तो मैं उसको चीजों को मजाक नहीं बनाना चाहता। मैंने उस पेंडेमिक में आकर के मेरी पूरी कमेटी ने, मेरे 14 मेंबर में लगभग 12 मेंबर वहां आए हैं, और अपनी आंखों के सामने 30,000 को, जो सबसे पहला हमारा ऐसे पेंडेमिक में काम बनता है वो ये कि अगर कल को कोर्ट खुल रहा है या परसों कोर्ट खुल रहा है, क्योंकि 4-5 बार इस तरह का शेड्यूल दिया गया, तो हमारे जो भाई आए उनको सुविधा ना हो, क्योंकि ये सारी व्यवस्था 30,000 में हम देखते हैं, टॉयलेट्स की ना हो, उनको बाथरूम्स की सुविधा, मतलब सुविधा ना हो, कोई तो एसी वगैरह सारे सफाई करना, सैनिटाइजेशन कराना, पानी की उनको ना हो, तो जितने भी हमारे वाटर टैंक वगैरह वो सब साफ कराना, और नो हमारे रोड्स वगैरह, ये सारी चीज, लाइट वगैरह, ये पूरी व्यवस्था देखना। मैंने ध्यान इस चीज पर ध्यान दिया, जो लिमिटेड बजट में जो हमारे सबसे नीडी चीज थी। देखिए 1400 रुपए या 1500 रुपए का राशन मेरे भाई को शायद इतना किसी को ज्यादा यूजफुल ना होता, जितना कि मैं उनके स्वास्थ्य पे जो चीज आ सकती है उस पर हमारी कमेटी ध्यान दे। तो हमने वो ध्यान दिया, और जो वेलफेयर का पैसा है, 25 रुपये हम टिकट लगाते हैं, ये सारा पैसा जो बीसीडी हमने दिया, ये हम सब भाइयों का ही आपस में इकट्ठा कॉन्ट्रीब्यूट करा गया पैसा है। और बीसीडी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने आगे आकर के ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल हम विष्णु शर्मा जी, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में एक कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी। अभी हमारे डी शर्मा जी ने बताया कि 1500 रुपया एक पैकेट को बनाने के लिए खर्चा आ रहा था। इस समय हमारी जो एसोसिएशन है, 8 एक्टिव एसोसिएशन है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैं, जो
कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंबरों की जिनके पास मेंबरशिप्स जहां पर ज्यादा हैं, फंड्स ज्यादा हैं, जो 1500 रुपए का बैग दे सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि बैग लेने कौन आए। तो 1500 रुपए को यदि हम 8 एसोसिएशन से हम गुना करें तो 12,000 रुपए बैठता है। 5,000 रुपए बीसीडी दे रही थी। मैं कहता हूं 17,000 रुपए बैठ रहे थे यदि सारी एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन से बात करती। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी इसीलिए होता है कि सब लोग बैठ के आराम से बात करें, एक सुझाव सामने लाएं। 17,000 की जगह 15,000 रुपया भी यदि खातों में जाता लोगों के, या फिर 5-5 हजार रुपया 3 बार में चला जाता, तो ऐसी कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी तो दिखती है सर। एसोसिएशन के लेवल पे मैं उनके अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है पूरा। मैं बार काउंसिल के जो प्रयास हैं और बार काउंसिल ने जो किया है, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि पूरे देश में और भी स्टेट में बार काउंसिल हैं, लेकिन दिल्ली बार काउंसिल ऐसी है जिसने अप्रैल 2 तक एप्लीकेशन मंगाई 6678, उनमें से 5,000 एप्लीकेशन, बाकी डबलिंग थी, कुछ कमियां थी, 5,000 एप्लीकेशंस में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद दोबारा सेकंड फेज में एप्लीकेशंस मंगाई और एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद जो आंकड़ा आया वो आया 15,519। 15,519 में से कई डबलिंग थी, कई कुछ कमियां थी, उनमें से करीब 6800 को हमने फाइनल कर दिया और 3,20,80,000 रुपया एक दोबारा रिलीज किया। और अभी बार काउंसिल के मेंबर्स में अभी इस तरीके की मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि बाकी 3,500 4,000 जो लोग रह गए हैं उन लोगों को भी इसी हफ्ते में उनको और फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो, तो मैं समझता हूं यदि 4,000 है तो फिर एक 2 करोड़ का, तो 3,20,00,000 प्लस 2.5 करोड़ ये अमाउंट प्लस उसके अलावा 2 करोड़, तो करीब करीब आप ये समझिए 9 करोड़ के आसपास का अमाउंट बार काउंसिल ने दिया है। बिल्कुल दिया और है, बिल्कुल दिया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो प्रयास हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं और सराहनीय है। लेकिन मेरा एक सुझाव था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक गठन होता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी किस लिए होती है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और कहीं ना कहीं खबरें तो बीच में ये भी आई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डीडी शर्मा जी की स्वतः ही जो है इलेक्शन करा के वहीं पे पदाधिकारी जो है नियुक्त कर दिए। मैं इसमें वैसे देखिए प्रेषी जी, ये इशू ऐसा था कि मैं इसमें कुछ कहने से बचना चाह रहा था। रीजन इसलिए क्योंकि कुछ घर की बातें होती हैं और जब कभी हमारे भाई ऐसी चीजें करते हैं तो कहीं दुख भी हमें होता है। आज मैं बताऊं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट को एक साथ लेकर के चलती है, और जब आपने इस चीज़ को उठाया है, मुझे नहीं पता कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास में बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय, जैसे कि तो एनसीआर में हमारे जो वकील भाइयों का जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, और दूसरे कल को अगर कोर्ट खुलते हैं तो जो हमारे हेल्थ इशू होंगे, हमारी सेफ्टी के लिए किस तरह से क्या कोई अभी कहा कि भाई केजरीवाल साहब कभी कहते हैं कि हमारे पास 6,000 बेड खाली है, कभी कहते हैं कि पता लगता है कि जो SHO है उस एरिया का उसको भी बेड नहीं मिल रहा है, तो हमारे वकील भाई का क्या होगा, तो हमें इस बात की एश्योरेंस कौन देगा। तो मैं चाहता था ये सारी बातें कोऑर्डिनेशन कमेटी के लेवल पर उठें, अगर कहीं कोई इशू फ्यूचर में अगर आता है तो उठें। लेकिन वहाँ थोड़ा सा एक रहा, हमने उसमें रिक्वेस्ट की महावीर समाज आपसे कि सर आप इसको टेकअप करिए या नई कमेटी का गठन कराइए, तो उससे पहले वो उसको गठन कोई वो करते तो एक ऐसा हुआ कि कुछ अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होकर के कुछ एक इलेक्शन की बात सामने आई, जिसमें हमारे को नहीं पता कि कोई इस तरह का इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का हुआ है, तो उस विषय में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना है कोई इलेक्शन हुआ है, उन्होंने सेल्फ और अपने आप ही, लेकिन उसके बारे में DBA को कुछ नहीं पता कि कोई इस तरह का इलेक्शन हुआ। बल्कि मेरे पास कसाना साहब का एक वो है मैसेज के वो कल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करने वाले हैं, जो जनरल सेक्रेटरी इस समय साकिब बार के, मतलब साकिब बार सेक्रेटरी हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी जनरल सेक्रेटरी है।
ठीक है, ये पॉलिटिकली हो गया, इसको हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे भी है वो जितना मजबूत होगी उतने हम सब भी मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न यही था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी एक होती है, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आके बैठे सब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बैठे और एक ऐसा सुझाव लाए सामने की उसमें जी नसिया साहब ने भी अपील की है, मैं भी उस प्लेटफॉर्म पर अपील कर रहा हूँ कि हम लोग बैठे और कुछ जो हमारी जो सारा बार हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऊपर नहीं दे सकते। 9 करोड़ से ज्यादा जो पैसा उन्होंने बांट दिया है, बिल्कुल मैं तो तारीफ करना चाहूंगा, बल्कि मैंने विष्णु शर्मा जी के देखिए कहीं ना कहीं होता है, हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन विष्णु शर्मा जी के आने से हम ये बात को कह सकते हैं कि इनके आने से पैसा रिलीज होना शुरू हो गया है। हाँ, जहाँ पहले पैसा एक आम व्यक्ति को नहीं मिल पाता था, खास आदमी के लिए पैसा निर्धारित होता था, विदेशी यात्राओं के लिए होता था, तो आज एक आम आदमी के खाते में 5,000 रुपए क्रेडिट होना बहुत बड़ी बात है। उनके मैसेज मिलता है, ठीक है, तो धन्यवाद के पात्र भी हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की कहीं ना कहीं वो कमी रही है, कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी रही है। तो आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो दिल्ली सरकार की खामियां यहाँ पर नजर आ रही हैं कि जो स्कीम कहीं ना कहीं मेडिकल स्कीम के नाम पर बार बार ठगाई के रूप में हमसे डाटा मांगा जाता है, फॉर्म फिलअप कराया जाता है और फिर उसके बाद में धरातल पर नहीं आना, तो दिल्ली सरकार को मैं कह देना चाहता हूँ एक साथ बात खड़े हुए जी बिल्कुल, एक साल बाद भी वहीं पर खड़े हुए हैं और ढोल पीट दिया जाता है। मैं कहता हूँ एक भी मैसेज जी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इस पे लगातार बात कर रही है और लॉकडाउन जब जी अनलॉक 2 होगा तो आप विश्वास करें कि बार काउंसिल बहुत जल्दी अगर सीधी तरीके से काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है, एजिटेशन करना है, सारा के साथ वो हर एक्ट करेगी लीगल वे में या कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉल पर हम लोग बिल्कुल साथ खड़े होंगे और हम इस चीज को बिल्कुल हेजिटेट करेंगे क्योंकि ये गलत है। हम 1 लाख जो के आसपास जो भाई हैं बीसीडी जो एनरोल्ड हैं, हम सब एक हैं और जो भी पैसा रिलीज होगा वो सब लोगों को होगा। उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होगा कि जो दिल्ली का वोटर है या वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है कि वो अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करें। पैसा दे रहे हैं तो सबको दिया जाए क्योंकि वो बीसीडी है। हम बाकी एनसीआर वाले कहाँ जाएंगे, हमारे वो भाई जो एनसीआर में रहते हैं। मैं सभी वकील साथियों को जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सरकार की जो ये कदम उठाए जा रहे हैं कि एनसीआर के वकीलों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली के निवासी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमें लगातार लाइव टेलीकास्ट करने पड़े, चाहे प्रोटेस्ट करने पड़े, इस NYU न्यूज के माध्यम से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। विष्णु शर्मा जी कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनसीआर वाले जो एडवोकेट हैं उनका डेटा और सारी चीजें हमने दी हुई हैं। आपके पास, दिल्ली सरकार के पास 30,000 का डेटा दिल्ली के लोगों का अलग से उन्होंने जिसे वेरीफाई कर रहे हैं और काफी हद तक वेरीफाई कर लिया है। अगर मैं आपके माध्यम से ये दिल्ली सरकार को दोबारा अंतिम चेतावनी के रूप से कहता हूं कि यदि आपके पास 30,000 आया तो आप 30,000 तो 10 दिन में दो। आप 30,000 का डेटा में 30,000 लोगों को अप्लाई करो और बाकी लोगों को 10 दिन 15 दिन के अंदर आप दिल्ली एनसीआर के लोगों को जोड़ो। लेकिन आप किसी न किसी मुद्दे को फंसाना चाहते हो और जो दिल्ली के लोग हैं और जो एनसीआर और दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं, आप कोई ना कोई फ्रिक्शन पैदा करके आप अपनी पॉलिसी को लिंगर ऑन अभी आगे कह देंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ये बोला गया कि हमारे पास सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा नहीं है, कुछ सब चीजों को फ्री करने के लिए पैसा है। वो भी एक फ्री करने के लिए वोट बैंक के पॉलिटिक्स के हमें वोट चाहिए, तो हमें लोगों ने किस तरह से मिसयूज किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी का और फ्री पानी का, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उनसे भी हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है कि वो इस तरह का कोई भी हमारे बीच में दरार की बात ना करें। हम चाहे एनसीआर हो, चाहे हरियाणा, चाहे यूपी या बिहार, हम पूरा सारे स्टेट मिल करके हम अंडर बीसीडी काम करते हैं। हमें पूरी आस्था निष्ठा अपनी बीसीडी पर, अपने रेस्पेक्टिव बार एसोसिएशन पर है और हम उसी तरह से एकजुट रहना चाहते हैं। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो ब्रिटिश पॉलिसी है, वो कम से कम वो मैं चैनल से जरूर कहूंगा बढ़ाएं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी और डीजी के सेक्रेटरी दोनों का आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं यदि
कोई ऐसी बात है जो संज्ञान में आनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर उस पर दोबारा कार्रवाई करेंगे और यदि सरकार की इस तरह की कोई बात है तो वहां तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए NY न्यूज़।